बच्चों सोचो ज़रा, अगर आज कंप्यूटर ना होता तो क्या होता। ना मोबाइल होता, ना गेम्स होता, ना यूट्यूब, और ना ही मैं आपसे ऑनलाइन जुड़ पाता। तो चलिए जानते हैं वो जादुई मशीन कौन सी है जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया। वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर कोई जादू नहीं, लेकिन इससे आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे जादू। तो तैयार हो जाओ, आज से शुरू हो रही है हमारी मज़ेदार यात्रा कंप्यूटर की दुनिया में। मैं बबलू सर आज आप लोग सबों को क्लास 6 कंप्यूटर बुक लेसन 1 कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर एक परिचय का शुरुआत करने जा रहा हूँ। यह लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेसन का जब हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो और भी अगले लेसन को पढ़ने में और समझने में आसानी होगा। इसलिए इस लेसन को ध्यान से पढ़ना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो चलिए आज से हम इस लेसन को शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग का देखिए ये लेसन है कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन, जैसे अगर हमको कंप्यूटर पढ़ना होगा तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के बारे में, कंप्यूटर के परिचय के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। यह जो एक माहौल बनाया गया है बच्चों को सीखने के लिए, पिक्चर जो इसमें दिया गया है एक क्लासरूम है, उसमें मैडम अजी आए हुए हैं और बच्चों से कंप्यूटर के बारे में बात की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए इसी अंदाज में हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोग ने अपने आसपास बहुत तरह की मशीनें देखी होगी। क्या आप लोगों ने मशीनें बहुत तरह की देखी है? तो उसी में से कुछ बच्चे क्लास के जो जवाब दे रहे हैं, जी मैडम, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न। जैसे देखिए वो सिलाई मशीन आप लोगों ने ज़रूर देखा है, वॉशिंग मशीन जिससे कपड़े धोते हैं, और टेलीविज़न, टीवी, ये सब क्या है? मशीन है। अगर आप अपने आसपास अगर अभी भी अगर रूम में बैठे होंगे तो उसमें देखिए कि आप पंखा को देख रहे होंगे, आप मोबाइल को देख रहे होंगे, अगर घर में कंप्यूटर हो तो आप उसको भी देख रहे होंगे। तो ये सब क्या है? मशीन है। तो अब मैडम जी बोलती है, अच्छा आप ऐसी मशीन का नाम बताइए जो हमें गणना में मदद कर सकता है। यहाँ गणना का मतलब है काउंट करना या मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। तो उस यंत्र का नाम बताइए या उस मशीन का नाम बताइए जिसका उपयोग हम लोग गणना करने में करते हैं। तो देखिए इसका एक बच्चे ने जवाब दिया है कि अबाकस। क्या है? अबाकस। आप लोग अबाकस को शायद देखे होंगे। इस तरह का यंत्र होता है जिसके ऊपर में बहुत सारा इसमें छोटा छोटा रिंग पिन्हा हुआ रहता है। इसके द्वारा काउंटिंग स्टार्ट किया जा सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अबाकस। उसके बाद क्या है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के भी द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ का, जैसे जोड़ घटाव गुना, ये सब का काउंटिंग कर सकते हैं। उसमें मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं और अबाकस में भी कर सकते हैं। तो इस बच्चे का जो उत्तर था बहुत ही अच्छा था और सटीक भी था। तो मैडम का क्वेश्चन का जवाब था कि आप एक ऐसा यंत्र या मशीन का नाम बताइए जो कि गणना करने में मदद आता हो। तो बच्चे के द्वारा जो उत्तर आया एकदम संतुष्टजनक था। अबाकस और कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर। तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए अगले पेज पर चलते हैं। इस पेज में मैडम जी बोल रही है बहुत अच्छा, क्योंकि उत्तर बहुत अच्छा था इसलिए मैडम भी बोल रही है बहुत अच्छा। बच्चों आप तो कंप्यूटर भी जानते हैं, चलिए आज हम कंप्यूटर के बारे में विस्तृत से जानेंगे। तो कंप्यूटर के बारे में आज हम लोग विस्तृत से जानेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कंप्यूटर के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने अनुभव किया होगा कि मशीन हमारे विभिन्न कार्यों को आसान कर देता है। सही बात है। जो मशीन जो होता है ना,
मशीन क्या करता है, हम लोगों के विभिन्न कामों को आसान कर देता है, इसलिए हम लोग मशीन का यूज करते हैं। अब आप ही से हम पूछना चाहेंगे, अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, वो लगभग 5 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो आप बताइए अगर कोई आदमी वहाँ पर पैदल जा रहा है तो किसको ज़्यादा देरी होगा? तो जो पैदल जा रहा है उसको ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर किसी को टोटो मिल जाता है, बाइक मिल जाता है या साइकिल मिल जाता है, तो वो उस दूरी को आसानी से ट्रेवल कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हम लोगों का जो काम था वो आसान नहीं हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके क्लास में 100 विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी के लिए अगर टेस्ट का हमको क्वेश्चन तैयार करना होगा और मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, तो एक एक क्वेश्चन करके लिखना होगा और उसको तैयार करके हमको 100 पीस लिखना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर हम मशीन का उपयोग करते हैं, प्रिंटर का उपयोग करते हैं, तो एक क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए मशीन क्या करता है, हम लोगों को काम को आसान कर देता है। वैसे ही कंप्यूटर ने हर एक कार्य को सरल एवं सुगम बना दिया है। तो कंप्यूटर क्या किया है, बहुत सारा कामों को सरल और सुगम बना दिया है, आसान कर दिया है। चलिए अगले पैराग्राफ में देखते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट क्या है, कंप्यूट शब्द से बना है, इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट, ठीक है, COMPUT, कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। जिसका अर्थ क्या है, गणना करना, मतलब काउंटिंग कर सकता है, गिन सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन करना, ठीक है, कैलकुलेशन करना, गणना का मतलब क्या है, कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं और कंप्यूटर अंग्रेजी शब्द के किस शब्द से बना है, तो वो कंप्यूट से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ में आप जब देखिएगा तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसको इंग्लिश में अगर बोलिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह उपलब्ध कराए गए डेटा, जैसे कि डेटा एवं निर्देशों के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य करता है। डेटा को प्रक्रिया कर सूचना इन्फॉर्मेशन को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करता है। तो इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप दो लिखते हैं और उसको फिर 2 से ऐड कर देते हैं, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर जो ये आप 2 डालें और ये जो 2 डालें, ये आपका हो गया डेटा इनपुट, जो आप किए वो इनपुट हो गया। इस 2 + 2 पर जो क्रिया करके ये 4 आपको प्राप्त हुआ, इस 4 को ही इन्फॉर्मेशन क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन। चलिए कंप्यूटर की भाषा में डेटा सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों का भंडार होता है। तो देखिए कंप्यूटर में डेटा का मतलब क्या होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि डेटा किसे कहते हैं, तो आपके पास उत्तर होना चाहिए सूचना, जो भी सूचना है, तथ्य, आंकड़े का भंडार होता है। तो डेटा क्या है, कंप्यूटर के लिए डेटा क्या है, सूचना, तथ्य तथा आंकड़ों का भंडार होता है। यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीक़ों से एकत्रित किया जा सकता है। कोई डाटा व्यवस्थित हो सकता है और कोई अव्यवस्थित डाटा भी हो सकता है। इस दोनों तरह से हम डाटा को एकत्रित कर सकते हैं। डेटा पर क्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा, देखिए अर्थपूर्ण डाटा मतलब जो भी काम हुआ, प्रोसेस हुआ, उससे जो नया चीज़ आपको मिला, तो वो जो होगा अर्थपूर्ण होगा। जैसे अभी 2 + 5 कीजिएगा तो 7 होगा, तो 7 जो है ये अर्थपूर्ण डाटा हुआ, क्योंकि 2 + 5 से क्या पूर्ण जाता है, 7 आपका पूर्ण जा रहा है। तो ये जो हुआ ये अर्थपूर्ण डेटा हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो आगे देखिए क्या कहता है। फिर मैडम जी पूछते हैं बच्चों से, बच्चों सूचना को एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचाने के लिए आईसीटी का प्रयोग होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई सूचना इस जगह है और उसको यहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो एक सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाने के लिए आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आईसीटी, तो यहाँ पर एक बच्चा पूछता है मैडम ये आईसीटी क्या होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आईसीटी क्या है। तो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा यह आईसीटी क्या होता है। तो मैडम जी इसका देखिए कितने अच्छे उत्तर दिया है, ध्यान से देखिए। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, इसका पूरा नाम क्या हो गया, आईसीटी का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से बना होता है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेशन संचार के माध्यम से और एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से बना होता है। तो चलिए इंफॉर्मेशन को देखते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन सूचना है। इंफॉर्मेशन का हिंदी क्या हुआ, सूचना। डेटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण सूचना इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे अभी आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास अगर देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन, मेरे पास जो सूचना है मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या फिर मैं आपको बता रहा हूँ, तो यही इन्फॉर्मेशन हो गया, सूचना हो गया। सूचना का मतलब समझ गए, डेटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण इन्फॉर्मेशन कहलाता है। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। जैसे अभी हम जो कुछ भी बोल रहे हैं और आप इस वीडियो के जरिए उस चीज़ को सुन रहे हैं, तो ये संचार हो रहा है। मेरे द्वारा जो भी बात आपको बताया जा रहा है वो आप इस चीज़ को सुन करके समझ रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, संचार हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। तो देखिए संचार, कम्युनिकेशन का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत, लेखन या अन्य माध्यम से जानकारी साझा करना। तो जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर जो मेरे पास नॉलेज है वो संचार के माध्यम से दो या दो से अधिक बच्चों या व्यक्तियों तक हम अपना नॉलेज को पहुँचा पा रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, संचार कहेंगे। उसके बाद देखिए टेक्नोलॉजी, जिस माध्यम से हम आपके सामने इस क्लास को लेकर के आए वही क्या है, टेक्नोलॉजी। अगर आज YouTube नहीं होता, मोबाइल नहीं होता और मेरे पास वो सिस्टम नहीं होता, तो क्या मैं आपसे जुड़ पाता, ऑनलाइन नहीं जुड़ पाता। तो टेक्नोलॉजी बोले तो प्रौद्योगिकी, तो प्रौद्योगिकी से अच्छा है कि इसके इंग्लिश वर्ड को याद कीजिए। टेक्नोलॉजी करना तो दोनों को याद है। चलिए देखिए टेक्नोलॉजी क्या है, वे उपकरण और तकनीक जिसके माध्यम से कोई कार्य आसान और कुशल हो जाए। देखिए इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, आसान और क्या हो जाए, कुशल हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी। एक ऐसा मशीन बनाइए जो कि चले कम और हम लोग को धक्का दे करके उसे चलाना पड़ेगा, तो क्या उसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहेंगे, नहीं। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होना चाहिए, जो हम लोग का कार्य और कुशल, कार्य को क्या कर दे, आसान कर दे, कुशल कर दे। तो इस तरह का हम लोग को मशीन बनाना होगा। अब आप ही सोच कर देखिए, अगर मोबाइल फ़ोन बनाया गया था तो मोबाइल फ़ोन का उपयोग कॉल करने के लिए था, धीरे धीरे उसको देखिए विकसित करते गया, विकसित करते गया, आज हम लोग के सामने स्मार्टफोन के रूप में अवेलेबल हो चुका है। तो ये टेक्नोलॉजी है। अगर टेक्नोलॉजी विकसित नहीं होता तो क्या मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हो पाता, नहीं हो पाता। टेक्नोलॉजी हम लोग के जीवन में अब अभिन्न हिस्सा बोलिए, अंग बोलिए, हो चुका है। क्योंकि बिना मोबाइल का कोई भी व्यक्ति को देखिए, वो घर से बाहर निकलता है तो कुछ ले या ना ले अपने साथ मोबाइल लेकर के जाता है। तो टेक्नोलॉजी हम लोग के अब अभिन्न अंग बन चुका है। टेक्नोलॉजी के बिना अब जीवन को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आईसीटी जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे वही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो यही आईसीटी था कि अनेक सूचना, संचार एवं तकनीक का सम्मिलित रूप होता है। ये जो आईसीटी बोले ना, आईसीटी अकेला नहीं है, इसमें सूचना है, संचार है, तकनीक है, कि सम्मिलित रूप से इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बढ़े, आगे देखिए आईसीटी आजकल जीवन के हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है।
आईसीटी को समझने के लिए हमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि को जानना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में हम मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट का उपयोग देखते हैं। चलिए इस पाठ में हम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। अच्छा देखिए, आईसीटी को अगर आपको अच्छी तरह से जानना है तो आपको कंप्यूटर को जानना पड़ेगा, इंटरनेट को जानना होगा, मोबाइल को जानना होगा, लैपटॉप को जानना होगा। अगर आप इस सब चीज़ों को जान लेते हैं तो अच्छी तरह से आईसीटी को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक इमेज दिया है, आईसीटी बीच में लिखा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। पर ये आईसीटी जो है अकेला काम नहीं कर रहा है, इसके साथ क्या है, कुछ सूचना है, कुछ संचार है, कुछ प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी है। जब ये तीनों मिल गया तो फिर आपका आईसीटी का निर्माण हुआ। ठीक है, अगर अब आपको आईसीटी क्या है अगर ये पूछता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा आईसीटी का फुल फॉर्म। जैसे पूछेगा आईसीटी क्या है तो आपको लिखना है आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जब लिख दीजिएगा तो फिर लिखिएगा इंफॉर्मेशन। जो आईसीटी जो है वो अकेला वर्क नहीं करता, उसमें सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी तीनों सम्मिलित होता है। और आईसीटी का काम होता है, आईसीटी का काम होता है, आईसीटी का काम होता है एक जगह से इन्फॉर्मेशन को दूसरे जगह तक पहुंचाना है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। तो आपके सामने एक गतिविधि दिया है। देखिए गतिविधि में क्या लिखा है, उन स्थानों के नाम लिखिए जहां आपने कंप्यूटर का उपयोग होते हुए देखा है। तो आप लोगों ने कंप्यूटर का उपयोग होते हुए कहां कहां देखे हैं, तो इसको हम नीचे उत्तर आपको बताते जाएंगे। जैसे देखिए आप वहां लिख सकते हैं स्कूल में, बैंक में, रेलवे स्टेशन में, पोस्ट ऑफिस में, घर में, इस जगह बस 5 गो नाम लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग। मतलब हम लोग के जीवन में रोज रोज कंप्यूटर का क्या उपयोग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यूज ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन ही बन जाएगा आप लोग के क्लास में कि दैनिक जीवन में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, लिखें। तो अब उस उपयोग को हम लोग लिखेंगे। दैनिक जीवन में कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसमें कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है। देखिए दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, इसमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला नंबर पे कौन है, विद्यालय। अच्छा विद्यालय में जो कंप्यूटर का उपयोग होता है वो किस तरह से होता है, तो विद्यालय में शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षक को, देखिए विद्यालय में शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा को मनोरंजन एवं प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आपको पढ़ाना है तो उसके जरिए हम वीडियो दिखा सकते हैं, उस पर अच्छे से प्रैक्टिकल के इमेज बना करके उस चीज़ को समझाया जा सकता है। इसलिए शिक्षा को क्या कर सकते हैं, रोमांचक बना सकते हैं और प्रभावी तरीके से आपको पढ़ा सकते हैं और समझा सकते हैं। साथ ही इसका प्रयोग मूल्यांकन, जो आपका परिणाम जैसे कि एडमिशन हो गया, आपका मार्क्स हो गया, एवं उसके परिणामों को प्रकाशित कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट निकलता है तो उसको भी हम लोग कंप्यूटर पे ही ना रिलीज करते हैं। छात्रों का रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना, रिकॉर्ड जैसे आप कितने छात्र हैं इस क्लास में, किसका फ़ी जमा हुआ, किसका फ़ी नहीं हुआ है, किसका एडमिशन है, किसका आधार नंबर है, किसका नहीं, ये सारा मेंटेनेंस स्कूल में किया जाता है। प्लस में क्वेश्चन भी, तो एग्ज़ाम अगर होगा तो उसका क्वेश्चन भी तो स्कूल में बनाया जा सकता है। तो चलिए स्कूल में क्या क्या यूज है आप लोग समझ गए होंगे। विद्यालय में शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग करके अच्छी शिक्षा प्रस्तुत कर सकता है, मनोरंजन तरीके से, प्रभावी तरीके से आपको समझा सकता है। साथ ही मूल्यांकन और रिजल्ट प्रकाशित करने का भी काम कर सकता है और रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी कर सकता है, मेंटेनेंस करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या होता है, बैंकिंग। बैंकिंग में भी तो कंप्यूटर का बहुत सारा उपयोग होता है। कंप्यूटर ग्राहकों के खाते में हुए वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। जो आप पैसा बैंक में जमा करते हैं या उससे पैसा निकालते हैं बैंक से, तो वो जो भी रिकॉर्ड बनता है उसको कौन रखता है, तो कंप्यूटर रखता है। तो रिकॉर्ड रखने आदि में सहायक है। बैंक के एटीएम में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बैंक का जो एटीएम होता है उसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तभी तो हम लोग अपना पिन डालते हैं
और एटीएम में, और एटीएम में जैसे पिन डालते हैं हम लोग के पास जो अकाउंट में बैलेंस रहता है तो हम लोग को विड्रॉवल दे देता है। तो वहाँ भी तो कंप्यूटर काम कर रहा है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है ऑफिस। ऑफिस में भी तो कंप्यूटर का काम होता है। ऑफिस में विभिन्न तरह के दस्तावेज, टाइपिंग, डेटा का स्टोरेज, प्रोजेक्शन आदि के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई ऑफिस है तो वहाँ पे क्या होगा कि दस्तावेज, जो भी कोई दस्तावेज है तो उसको टाइपिंग करके डेटा तैयार किया जाता है। स्टोरेज, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको स्टोरेज करके रखा जाता है। प्रोजेक्शन या प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है, कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंटेशन अगर बनाया जाता है, प्रोजेक्शन बनाया जाता है तो वो अगले को किसी चीज़ के बारे में बताना या समझाना या कंपनी के बारे में बताने के लिए या ऑफिस के बारे में कुछ विशेष जानकारी, उस सब चीज़ के काम ऑफिस में किया जा सकता है। उसके बाद है आपका अस्पताल। अस्पताल बोले तो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी तो कंप्यूटर का उपयोग होता है। विभिन्न बीमारियों की पहचान, जो बीमारी हुआ उसकी पहचान करने के लिए भी तो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इलाज एवं मरीजों की चिकित्सा विवरण, अब किसी मरीज, कौन सा मरीज आया, उसको कौन सा बीमारी हुआ था, कौन सा दवाई चल रहा था, ये सारा रिकॉर्ड रखने के लिए भी तो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। संधारित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है बिजनेस, व्यवसाय। बिजनेस में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। कंप्यूटर ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे अभी हम लोग देखते हैं फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो ये सब जो है ऑनलाइन शॉपिंग करने का जो जरिया है, यहाँ पर भी तो कंप्यूटर से ही हम लोग शॉपिंग करते हैं और जो रिकॉर्ड बनता है वो कंप्यूटर में ही रहता है। बिल के साधारण कर्मचारियों के वेतन, उनके संबंधित विवरण को देखते हैं आदि सहायता करता है। तो बिजनेस जो होता है, बिजनेस में भी कोई कर्मचारी है वो शॉपिंग करता है, उसका जो बिल का रिकॉर्ड होता है, कर्मचारी का रिकॉर्ड होता है, वो कितना दिन काम किया, उसका वेतन कितना बनता है, ये सारा रिकॉर्ड रखने का भी काम कंप्यूटर करता है। उसके बाद क्या है, यात्रा एवं टिकट। अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें टिकट जो कटाते उसका भी रिकॉर्ड कौन रखता है, तो वो कंप्यूटर रखता है। तो विभिन्न विमान हो गया, रेलवे हो गया आदि के टिकट बनाने एवं इसकी जानकारी के लिए ऑनलाइन संधारित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग घर से ही रेलवे का टिकट कटा लेते हैं, विमान का टिकट कटा लेते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? कंप्यूटर के माध्यम से। किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से। अब कंप्यूटर का उपयोग हम लोग और भी करते हैं मनोरंजन, इंटरटेनमेंट के माध्यम से। आजकल फिल्म में संगीत, वीडियो गेम्स आदि कंप्यूटर के द्वारा ही उपयोग किया जा सकता है, या सुन सकते या देख सकते। अगर इंटरटेनमेंट चाहिए तो हम लोग या तो वीडियो देखेंगे, गाना देखेंगे, गाना सुनेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो गेम खेल सकते हैं। संचार बोले तो कम्युनिकेशन, कंप्यूटर का उपयोग ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉलिंग आदि में होता है, जिसके माध्यम से हम अपने मित्र एवं परिवार से जुड़ सकते हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से कंप्यूटर का प्रयोग करके हम लोग किसी को ईमेल भेज सकते हैं, किसी से चैटिंग कर सकते हैं, किसी को वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं आदि में होता है, जिसके माध्यम से हम अपने मित्र एवं परिवार से जुड़े रह सकते हैं। अगला देखिए क्या है यूज, अनुसंधान, रिसर्च। जैसे रिसर्च का कोई काम होता है वहाँ पे भी तो कंप्यूटर का उपयोग होता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो रिसर्च करने में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, कला एवं खेल। कोई अगर कला है, खेल है, आर्ट्स एंड स्पोर्ट में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे विभिन्न ऑनलाइन खेलों की जानकारी प्राप्त करना, जैसे आज बहुत सारा ऑनलाइन गेम हो गया, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल चित्र, अगर हमको कोई पेंटिंग बनाना है तो आज पेपर के बदले में हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे भी बहुत सारा वीडियो बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो नहीं, पिक्चर बना सकते हैं और वीडियो भी एडिट कर सकते हैं। चलिए, ग्राफिक्स हो गया, तो वीडियो ग्राफिक्स में वीडियो एडिट कर सकते हैं और अन्य
कलात्मक गतिविधियां कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। और भी बहुत सारा गतिविधियां हैं जिससे हम कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ है। इसका जो यहाँ पर जो हमको 5 जगह का नाम लिखना था तो वो आप लोग अब आराम से लिख सकते हैं। विद्यालय में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ऑफिस में किया जाता है, अस्पताल में किया जाता है, बिजनेस में किया जाता है, यात्रा में किया जाता है, मनोरंजन में किया जाता है, रेलवे स्टेशन हो गया, संचार में हो गया, अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता है, गेम्स में इसका उपयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो अगर हमको कंप्यूटर की विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो देखिए, पहला है गति। अब अगर कोई मशीन बनाए अगर वो स्पीड ही नहीं है तो वो मशीन किस काम का। तो अगर कंप्यूटर के विशेषता के बारे में बात करें तो ये बहुत स्पीड काम करता है। तो यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पे चलता है, बिजली पर चलता है, इसलिए गति। तो पहला इसका विशेषता क्या हुआ? कंप्यूटर का पहला विशेषता क्या हो गया? गति। तो यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। दूसरा है शुद्धता। कंप्यूटर बिना गलती किए सही गणनाएं कर सकती है। अगर हम लोग गणना करते, बहुत सारा अगर गणना करते, कुछ मिस्टेक हो सकता है, लेकिन अगर कंप्यूटर के द्वारा अगर कोई गणना करते हैं तो आप जैसा इनपुट दीजिएगा उसके अनुसार वो आउटपुट दे देगा और नहीं त्रुटि नहीं होगा, इसलिए ये बोल रहा है शुद्धता। उसके बाद तीसरा गुण हो गया इसका भंडारण। भंडारण बोले तो स्टोरेज। यह अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर लेता है, ठीक है, स्टोर कर सकता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, परिश्रमशीलता। यह जो है ना, मतलब मेहनती होता है कंप्यूटर, वो थकता नहीं है। यह बिना थके हुए किसी भी कार्य को बार बार कर सकता है। अगर मैं आपको अगर एक ही काम करने दूं, बोलो कि 2 + 2 कितना होता है, तो आप लोग एक बार बोलिएगा 4। फिर वही क्वेश्चन देंगे 2 + 2 कितना होता है, तो फिर बोलिएगा 4। अगर यही चीज़ को हम 100 बार पूछेंगे तो आप क्या हो जाइएगा? थक जाइएगा और गुस्सा जाइएगा क्या। लेकिन मशीन, अगर वो कंप्यूटर है और वो अगर मशीन है तो आप एक ही बात को जितना बार भी करने के लिए बोलिएगा वो थकेगा नहीं, वो उस काम को बखूबी करते रहेगा। उसके बाद बहुत कार्य क्षमता, वो मल्टीटास्किंग होता है। वो एक ही कंप्यूटर टैब पर बहुत सारा काम को संपादित किया जा सकता है। मतलब गाना भी सुन सकते हैं, कोई काम भी कर सकते हैं, कोई PDF फाइल ओपन करके रख सकते हैं। मतलब वो मल्टीटास्किंग, बहुकार्य क्षमता उसके पास होता है। कंप्यूटर एक समय में कई कार्य एक साथ कर सकता है। संचालन, अमाउंटमेंट, यह दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वयं से कार्य कर सकता है। जो हम लोग निर्देश देंगे उस निर्देश को वो स्वयं से कार्य कर सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कंप्यूटर का विशेषता। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर की विशेषताओं को लिखें। अगर कंप्यूटर की विशेषताओं को लिखे तो आप जो है ना, ये तो अपने मन से लिख दीजिएगा। बस ये याद रखिए, गति होता है, शुद्धता होता है, भंडारण होता है, उसके बाद परिश्रमशीलता होता है, बहुकार्य क्षेत्र क्षमता होता है और स्वचालन होता है। ये सारा चीज़ प्रोसेस को याद रखिएगा तो उसके बाद एक एक लाइन सबको लिख दीजिएगा तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर की विशेषता किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कंप्यूटर के प्रमुख घटक। आखिर कंप्यूटर में कौन कौन से घटक होते हैं? तो कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला इनपुट डिवाइस। देखिए क्या लिखा है, इनपुट डिवाइस। वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई इनपुट दे सकते हैं। इन डिवाइसों के माध्यम से हम कंप्यूटर को जानकारी या डेटा देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। तो जैसे कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड पे हम कोई की चापते हैं या दबाते हैं तो वो क्या, अगर कोई की को दबाते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो वो हम लोग को स्क्रीन पर शो कर जाता है, ठीक है। और माउस, अगर वो माउस होता है, माउस से भी क्या कर सकते हैं, जो भी हमको क्लिक करना होता है तो माउस पर क्लिक करते हैं तो वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे वो चला जाता है, तो इनपुट दे सकते हैं। स्कैनर, अगर जैसे लैपटॉप को अगर हमको कंप्यूटर में प्रिंटर के माध्यम से कोई डाटा को स्कैन करना है तो वो डॉक्यूमेंट्स को हम इनपुट के तौर पर देखेंगे, ठीक है, स्कैनर को। अब आगे देखिए, तो आप शायद इनपुट डिवाइस के बारे में जान चुके होंगे। वैसा डिवाइस जो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन या डाटा का
प्रोवाइड कराता है या उपलब्ध कराने का काम करता है, वो क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। तो जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, एग्जाम्पल दे देना है। फिर क्या लिखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। देखिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगर हम पूछते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सीपीयू। क्या हो जाएगा, सीपीयू। यह जानकारी को प्रोसेस करता है, मतलब जो भी आप जैसे 2+2 कीजिएगा तो बराबर 4 हो जाता है ना, तो यह 2+2 को जब वो 4 देने के क्रम में वो एक प्रोसेस करेगा। जो प्रोसेस कहाँ होगा, तो आपका होगा सीपीयू में। कहाँ होगा, सीपीयू में होगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस कहाँ होगा, सीपीयू में होगा। तो सीपीयू मुख्यतः 3 हिस्सों में बटा होता है। सीपीयू कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 3 हिस्सों में। पहला मेमोरी यूनिट, आप लोग ध्यान दीजिए, पहला क्या है, मेमोरी यूनिट। यह डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, दूसरा क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एएलयू। मेमोरी यूनिट हो गया, फिर एएलयू हो गया, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। और तीसरा क्या है, कंट्रोल यूनिट। तो देखिए पहला में हम मेमोरी यूनिट का बात करें, या डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है। दूसरा, यहाँ गणनाएं एवं तार्किक कार्यों को संपन्न किया जाता है, ठीक है। एएलयू में अगर कोई गणना करना है या कोई तार्किक प्रश्न रहेगा तो उसको कहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, वो प्रोसेस करेगा, तो वो करेगा एएलयू में, एएलयू में, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट की बात करें तो यह सीपीयू के अंदर सीपीयू के अन्य हिस्सों को निर्देश देता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सीपीयू में जो हिस्से हैं उसको वो क्या करता है, निर्देश देता है कि ये काम करना है और कैसे करना है, कौन कौन सा कार्य कब करना है, ये ऐसा निर्देश उसको देता है कंट्रोल यूनिट। तो समझिए मेमोरी यूनिट क्या करता है, किसी भी डेटा को या निर्देशों को स्टोर करता है। एएलयू क्या करता है, तो गणनाएं एवं तार्किक कार्यों को संपन्न करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सीपीयू के अन्य हिस्सों को निर्देश देता है कि कौन सा कार्य कब करना है और कैसे करना है, पहले किसे करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे अगर बात करें तो तीसरे पॉइंट पे आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस किसको कहेंगे, देखिए यह प्रोसेस की गई जानकारी को, जैसे कि अभी हम लोग प्रोसेस करा रहे थे ना सीपीयू में, अब उस जानकारी को, प्रोसेस की गई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब जो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो जैसे मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन पे हम कोई भी डिजिट को कीबोर्ड पर से प्रेस करते हैं तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर हम पिक्चर बनाए तो उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं, और प्रिंटर के माध्यम से उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंट करेंगे तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अगर कोई स्पीकर रखा हुआ है और कंप्यूटर के माध्यम से अगर इसमें कोई गाना बजा देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस की तरह काम करेगा। तो आप आउटपुट डिवाइस को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसमें देखिए कंप्यूटर का पार्ट कौन कौन सा है। यहाँ पर आप माउस देख रहे हैं, ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड देख रहे हैं, ये भी क्या हो गया, आपका इनपुट डिवाइस हो गया। मास स्टोरेज डिवाइस है। और आपके पास हो गया सिस्टम यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू भी कहते हैं। मॉनिटर हो गया, और आपका ये प्रिंटर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैडम, मेरे पापा जिस कंप्यूटर पर काम करते हैं वह ऐसा नहीं दिखता है। तो देखिए तुमने ठीक कहा, तुम्हारे पापा गोद पर रखकर कंप्यूटर से काम करते होंगे, उसे लैपटॉप कहते हैं। अब देखिए कंप्यूटर का भी प्रकार बनेगा तो उसको क्या कह रहा है, लैपटॉप कह रहा है। तो देखिए चलो आज हम जानते हैं कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। पहला क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर का अगर बात करें तो वह कंप्यूटर होता है जिसको हम डेस्कटॉप यानी कि मेज के ऊपर रखकर काम करते हैं। मेज के ऊपर रखकर जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद कौन सा हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर। देखो अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर का बात करें तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का है, इसे आप गोद में रख के काम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा है
और भारी भी होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, किसी टेबल या डेस्क पे रख करके इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, लैपटॉप। तो देखो लैपटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसे हम अपने पैरों दूसरे शब्दों में गोद लेप में रखकर उपयोग कर सकते हैं। मतलब उसको हम जहाँ चाहें जैसे चाहे उसको रख करके, या पैरों हम जिसे हम अपने पैरों, ये उचित नहीं लग रहा है पर इसको छोड़ दीजिए, पैरों हटा दीजिए, दूसरे शब्दों में गोद में रखकर उपयोग कर सकते हैं। ऐसे पैरों अगर बोला है तो उसको कहीं पे रख कर के भी हम लैपटॉप को उपयोग कर सकते हैं, पैरों पर रख कर या गोद में रख कर के उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, लैप। देखिए LAP, लैप। लैप मतलब हाथ का बाजू के अंदर जो रखते हैं उसको लैप, जैसे बुक को पकड़ते हैं लटका के लेके जाते हैं उसी तरह इसको भी रखा जा सकता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, लैपटॉप। लैपटॉप को हम जहाँ चाहे जैसे चाहे उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है टैबलेट या स्मार्टफोन। जिस फ़ोन में आप वीडियो देख रहे हैं वो स्मार्टफोन है, तभी आप वीडियो देख पा रहे हैं। तो टैबलेट हो गया या स्मार्टफोन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जो है टैबलेट या स्मार्टफोन दोनों को हम अपनी हथेली पर रखकर काम कर सकते हैं, मतलब हाथ में रख कर के हम काम कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का मेजर 3 टाइप बताया गया है आपके बुक में। तो ये तीनों कौन कौन सा टाइप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर काम कैसे करता है। बच्चों आपको पता होगा कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, आइए इसकी कार्यप्रणाली को एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण लेने के लिए बोल रहा है। बच्चों आपने इस फोटो में देखा कि एक व्यक्ति कानों में सुनता है, दिमाग में सोचकर जोड़ता है और अपने मुंह से प्रश्न का उत्तर देता है। कंप्यूटर भी इसी प्रकार काम करता है, ठीक है, कंप्यूटर भी इसी प्रकार काम करता है। जैसे दो जोड़, देखिए क्या हो रहा है, कानों से सुन रहा है, यहाँ पे देखिए कानों से सुन रहा है, 2 और 3 जोड़ने पर 5 होता है, ये आउटपुट दे दिया। अच्छा प्रोसेस, ये थोड़ा गलत हो गया, 2 और 3 कितने होते हैं। अच्छा सर गलत नहीं, वो इमेज को समझना पड़ेगा। देखिए ये मुंह के द्वारा बोल रहा है, तो ये इनपुट हो गया ना। जब ये इनपुट हो गया तो अब इस चीज़ को वो क्या करेगा, दिमाग में जाएगा। दिमाग में जाएगा तो उसको वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस करने के बाद जो कुछ बोलेगा फिर वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। थोड़ा पिक्चर को सटीक बनाना चाहिए, ये उचित पिक्चर नहीं लग रहा है। जैसे देखिए कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोला तो पहले वो कान से सुनेगा, तो कान से सुनेगा तो ये हो गया इसका इनपुट। फिर उसके बाद वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो दिमाग में उसको समझ में आया वो मुख के द्वारा बता देगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। लेकिन इस पिक्चर को जब आप देख रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 + 3 कितने होते हैं, ये खुद बोल रहा है, ये खुद बोला तो इसको ये इनपुट कर दिया, समझ में आ गया। लेकिन वो फिर उसको क्या किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद फिर वो तो मुंह से ही ना बोलेगा, कान से थोड़ी बोलेगा। इसलिए इस इमेज में थोड़ा सा गड़बड़ी है और ये आउटपुट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह कंप्यूटर भी काम करता है। कंप्यूटर में यूजर कीबोर्ड और माउस द्वारा डेटा और निर्देश देते हैं, ठीक है, और प्रोसेस का कार्य CPU द्वारा होता है और मॉनिटर पर हम उसका रिजल्ट देख पाते हैं। चलिए यदि कंप्यूटर की भाषा में समझा जाए तो कंप्यूटर IPOS मॉडल पर कार्य करता है। तो कंप्यूटर किस मॉडल पर कार्य करता है, IPOS मॉडल पर कार्य करता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, यह इनपुट लेता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है। साथ ही इसमें विशाल स्टोरेज भी होता है, जो भी वो स्टोरेज होगा उसमें उस चीज़ को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। देखिए कंप्यूटर की कार्यप्रणाली IPOS को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए कोई भी इनपुट दिया, उस पर प्रोसेस हुआ,
प्रोसेस होने के बाद स्टोर भी कर लिया, प्रोसेस भी कर लिया, उसके बाद उसको क्या कर दिया, आउटपुट दे दिया। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और उसके बाद इसका स्टोरेज। तो आप आईपीओएस मॉडल को आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है तो आप उसको बोल सकते हैं आईपीओएस मॉडल पर कंप्यूटर काम करता है। आईपीओएस मॉडल क्या है, तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनपुट, व्यवस्थित और अव्यवस्थित डेटा, व्यवस्थित और अव्यवस्थित डेटा को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये अव्यवस्थित डाटा है और ये क्या है, व्यवस्थित डाटा है। आप उसको कुछ भी व्यवस्थित अव्यवस्थित कोई भी डेटा दे सकते हैं। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि इनपुट डिवाइसों ने व्यवस्थित और अव्यवस्थित डेटा को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहलाता है। इनपुट किसको कहेंगे, जब व्यवस्थित और अव्यवस्थित डेटा को कंप्यूटर के अंदर अगर डाला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनपुट। उसी के प्रकार प्रोसेस या कंप्यूटर की आंतरिक क्रिया होता है जिसका संचालन सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो भी प्रोसेस का काम होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, सीपीयू के द्वारा किया जाएगा। आउटपुट, आउटपुट बोले तो प्रोसेसिंग के पश्चात कंप्यूटर द्वारा दिया गया अर्थपूर्ण संगठित परिणाम को आउटपुट कहते हैं। अब वैसा आउटपुट दे दे जिसका कोई मतलब ही ना हो तो वो आउटपुट कोई काम का नहीं हुआ। तो जो प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा ना वो अर्थपूर्ण होगा, उसका कोई मतलब होगा, वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज यहाँ डेटा आदि के परिणाम संग्रहित होते हैं जिसे मेमोरी भी कहते हैं, जिसे मेमोरी भी कहते हैं। तो स्टोरेज क्या हो जाएगा, जो मेमोरी में डेटा स्टोर हुआ उसको क्या कहेंगे, स्टोरेज। चलिए आगे देखिए, रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। रोचक तथ्य क्या है, रोचक बातें। तो रोचक बातें में देखिए, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, क्या था, परम 8000। तो परम 8000 जिसे विजय पांडुरंग भटकर ने 1991 ईस्वी में बनाया। तो इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, परम 8000 किसने बनाया, विजय पांडुरंग भटकर ने 1991 ईस्वी में बनाया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का विकास। अब कंप्यूटर जो आज हम लोग देख रहे हैं, इस तरह का जो आज हम लोग कंप्यूटर देख रहे हैं, ये कंप्यूटर एक दिन में नहीं बन गया। देखिए ये जो आप परम 8000 देख रहे हैं कितना बड़ा कंप्यूटर है, ये एक रूम का एक कंप्यूटर था। तो अब जो कंप्यूटर विकास किया है, कंप्यूटर का जो विकास हुआ और आज हम लोग एक टेबल पे अपने हाथ में कंप्यूटर को रख लेते हैं, वो विकास का ही परिणाम है। आइए हम कंप्यूटर के क्रमिक विकास के बारे में जानते हैं। पहला है अबेकस। देखिए अबेकस जो है, अबेकस गणना के लिए पहले अबेकस का प्रयोग किया गया था। अबेकस पर मोतियों की सहायता से विभिन्न गणितीय संक्रियाएं होती थी। अभी हम आपको बताए थे कि इस तरह से कोई मॉडल होता है और उस मॉडल पे जो है बहुत सारा मोती होता है, उस मोती के माध्यम से गणना किया जाता है। तो इसी को क्या नाम दिया गया, अबाकस। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, अबाकस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अबाकस के बाद देखिए आप नेपियर की बोन। नेपियर की बोन 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड की गणितज्ञ जॉन नेपियर ने कुछ आयताकार पत्तियों का प्रयोग हिसाब यंत्र के रूप में किया, जिसकी सहायता से गुणा करने की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से की जा सकती थी। मतलब नेपियर की जो बोन है ना, नेपियर की बोन, वो एक 17वीं शताब्दी के स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे। ठीक है, जो जॉन नेपियर ने कुछ आयताकार पत्तियों का प्रयोग हिसाब या यंत्र के रूप में किया था। ठीक है, जिसका सहायता से गुणा करने की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से की जाती थी। चलिए अगला देखिए,
पास्कल का कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल। देखते हैं, फ्रांस के ब्लेज पास्कल। पूरा नाम क्या है? ब्लेज पास्कल। ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने सन 1662 ईस्वी में मैकेनिक्स डिजिटल कैलकुलेटर। तो पास्कल ने क्या किसका आविष्कार किया था? तो मैकेनिक डिजिटल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, का निर्माण किया था, जो दशमलव अंकों 01 और 09 को सिर्फ जोड़ या घटाव कर सकता था। मतलब 0 से लेकर के 9 तक, 01 या 09 ये सब को जोड़ सकता था, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, पास्कल का जो कैलकुलेटर था वो क्या था? मैकेनिक्स डिजिटल कैलकुलेटर था, जो 1 और 09 तक पर ही काम कर सकता था। आगे देखिए, गोटफ्रेड लिबनिज कैलकुलेटर। अब देखिए, लिबनिज कैलकुलेटर का खोज किसने किया था या किसने बनाया था? तो गोटफ्रेड लिबनिज ने। तो सन 1673 ईस्वी में जर्मन गणितज्ञ क्या था? लिबनिज ने भी हिसाब यंत्र प्रस्तुत किया था। इसकी सहायता से गुना, बाट बोले तो भाग, वर्गमूल आदि प्रक्रिया संपादित हो जाती थी। उसके बाद फिर देखिए कैसे कैसे कंप्यूटर विकास कर रहा है। डिफरेंस इंजन एवं एनालिटिकल इंजन। ठीक है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने, किसने? चार्ल्स बेबेज ने, जिसको कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं, ने एक यांत्रिक गणना यंत्र विकसित किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। क्या रखा गया? डिफरेंस इंजन रखा गया। सन 1837 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया। मतलब वो जो पहले जो बनाया था ना डिफेंस इंजन को, वो विकसित करके एनालिटिकल इंजन बनाया, तैयार किया। एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। मतलब आधुनिक कंप्यूटर का जो आधार बना यही एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते, तो कंप्यूटर का पिता किसे कहते? तो चार्ल्स बेबेज को कहते। पिता कहने का रीजन भी बता दिया है, क्योंकि कंप्यूटर का जो आधारशिला रखा एनालिटिकल इंजन ये बनाया था। ठीक है, इसलिए इसको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। फिर कौन आया? होलोरिथ सेंसेस टेबुलेटर। ठीक है, सन 1890 की बात है। कब की बात है? 1890 की। अमेरिकी वैज्ञानिक हरमन होलोथिर ने पंच कार्ड, कौन कार्ड? पंच कार्ड, विद्युत द्वारा संचालित एक टेबुलेटर मतलब टैप करके उसको, मतलब कि वो इलेक्ट्रिक पर काम करता था। मतलब एक जगह अगर हम यहाँ हैं और दूसरी जगह अगर मैसेज को पहुँचाना होता तो यहाँ पर जो उसको दबाते थे या फिर प्रेस करते थे तो उसका दूसरे जगह पे उसका सेम डिजाइन छप जाता था, उसका मतलब वो समझ लेता था। ठीक है, पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित कर टेबुलेटर का आविष्कार किया था। इस टेबुलेटर का प्रयोग अमेरिकी जनगणना में भी किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ी, अब कौन कौन सा पीढ़ी है इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ करके ईस्वी के साथ याद कीजिएगा। देखिए, पहला पीढ़ी जो कंप्यूटर का आया वो 1940 से 1956 तक रहा। दूसरा जो आया 1957 से 1963 तक। तीसरा जो आया 1964 से 1971 तक। चौथा जो आया 1971 से 1980 तक। और पांचवा पीढ़ी का भी कंप्यूटर चल रहा है जो 1981 से अभी तक चल रहा है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे पहला पीढ़ी का कंप्यूटर था वो इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब पर काम करता था। किस पे काम करता था? इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब।
वैक्यूम ट्यूब पर काम करता था। किस पे? वैक्यूम ट्यूब पर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो किस पर काम करता था? इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब पर काम करता था। और दूसरा पीढ़ी में क्या हुआ? ट्रांजिस्टरों का उपयोग हो गया। और तीसरा पीढ़ी में क्या हो गया? इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हो गया। तीसरा पीढ़ी में किसका यूज किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट का। चौथा पीढ़ी में क्या हो गया? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। चौथा पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। और पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर के कृत्रिम बुद्धि, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी उन्नत तकनीकों को शामिल किया गया। मतलब पांचवी पीढ़ी में जो है वो आपका क्या हो गया? कृत्रिम बुद्धि और मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करना है कि किस पीढ़ी में कौन सा चीज़ का उपयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी हम लोग उधर में पढ़े हैं वो महत्वपूर्ण तथ्य आपको यहाँ पे देख रहे हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह उपकरण उपलब्ध कराए गए डेटा एवं निर्देशों के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। डेटा सूचनाओं, तथ्यों एवं आंकड़ों को भंडारण होता है। डेटा आंकड़ों पर क्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, अनेक सूचना संचार तकनीक का सम्मिलित रूप होता है इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तीव्र गति, शुद्धता, भंडारण, परिश्रमशीलता, बहुमुखी स्वचालन एवं विश्वसनीयता कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो ये जो दिया हुआ ये सारा का सारा क्या है? कंप्यूटर की विशेषता, जिसको हम लोग आगे पढ़ चुके थे। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एवं सिस्टम यूनिट इसके प्रमुख अंग है। तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट इसके प्रमुख अंग है कंप्यूटर का, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कंप्यूटर मुख्यतः 3 तरह के होते हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट एवं स्मार्टफोन, ठीक है। कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पर काम करता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज पर कार्य करता है। हम लोग का लगभग लेसन ख़त्म हो गया और बचा अभ्यास का क्वेश्चन। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज एक शॉर्ट में पूरा लेसन को हम लोग कंप्लीट कर लिए। आप इसी तरह से हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जल्द ही अगले टॉपिक और इसका क्वेश्चन आंसर को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।